बारिश पिछले 2 घंटे से लगातार जारी थी। बारिश और शाम की ठंडक ने मिलकर माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया था। ऐसे में सिमरन चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली। उसे अमन से मिलने जाना था। शायद उसे कोई अहम बात बतानी थी। एक नज़र बाबा जी और अम्मा जी के कमरे की तरफ डाली। दरवाजा अंदर से बंद था। मौसम की वजह से घर के सारे नौकर भी अपने अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। वह चादर में खुद को लपेटे हुए बाहर आई तो बारिश थोड़ी हल्की हो चुकी थी। उसी वक्त उसका फोन बजा। उसने बिना देखे कॉल उठा ली, क्योंकि उसे पता था कि कॉल किसकी होगी। अमन, तुम थोड़ी देर सब्र नहीं रख सकते? एक बार कह दिया है कि आ रही हूँ तो आ रही हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सिमरन ने धीमे स्वर में कहा। कितना वक्त लगेगा? 10 मिनट पहले कहा था कि आ रही हो और अभी तक नहीं आई। बहुत जरूरी बात करनी है। अमन के लहजे में बेचैनी थी। सिमरन मुस्कुरा दी। बस थोड़ा सा सब्र करो। तुम्हें पता है ना, घर से निकलना कितना मुश्किल होता है। किसी ने देख लिया तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फोन बंद करके उसने चारों ओर एहतियात से देखा और फिर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। पुरानी हवेली यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर थी, जहाँ अमन उसका इंतजार कर रहा था। उन्हें आज मिलने का मौका बहुत दिनों के बाद मिला था। अमन किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने जिद करके सिमरन को आने के लिए मना लिया था। सिमरन बारिश की हल्की बूंदों में भीगती हुई चारों ओर नजर रखते हुए आगे बढ़ रही थी। मौसम ऐसा था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई बाहर निकलेगा, लेकिन फिर भी वह सावधान थी। जिस वक्त सिमरन ने अपने घर से बाहर कदम रखा था, उसी वक्त सुरेश कुमार की तेज निगाहों ने उसे देख लिया। वह शहर से लौट रहा था और उसे देखकर रुक गया। वह कई दिनों से इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कब सिमरन घर से बाहर निकले, ताकि वह उसका पीछा करके पता लगा सके कि आखिर चल क्या रहा है। गाड़ी से उतरकर वह दबे कदमों से सिमरन के पीछे चलने लगा। उसने अपना चेहरा मफलर से ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। सिमरन जब पुरानी हवेली के अंदर पहुंची तो सुरेश कुमार ठिठक कर रुक गया। ये पुरानी हवेली में क्या करने जा रही है? यानी मेरा अंदाजा सही था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वह बुदबुदाया। सिमरन ने अंदर जाकर अमन को ढूंढने के लिए चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर एक तरफ खींच लिया। वह अचानक अमन के सीने से जा लगी। क्या हरकत थी ये? वह झटके से अलग हुई और नाराजगी से बोली, अब जल्दी बताओ, इतनी रात और इतने खराब मौसम में मिलने की इतनी इमरजेंसी क्यों थी? अमन मुस्कुराया। उसके करीब आते हुए बोला, बस दिल चाह रहा था तुम्हें देखने का, इसीलिए बुला लिया। क्या बुरा किया? सुरेश कुमार ने छिपकर उन दोनों को देखा। सिमरन और अमन एक दूसरे के इतने करीब, उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। तो यही वजह थी सिमरन के मुझे नजरअंदाज करने की, और अमन से इश्क लड़ाया जा रहा है। उसकी आंखों में क्रोध के अंगारे चमकने लगे। वह जेब में हाथ डालकर मोबाइल निकालना चाहता था ताकि दोनों की वीडियो बना सके, लेकिन तभी उसे याद आया मोबाइल तो गाड़ी में ही रह गया था। जैसे ही सुरेश ने सिमरन को गेट से बाहर निकलते देखा, वह बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा। उस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, सिमरन कहाँ जा रही है और किससे मिलने। मोबाइल का ध्यान ही नहीं रहा कि वह तो गाड़ी में ही रह गया है। सिमरन पुरानी हवेली में दाखिल हुई और अमन से थोड़ी नाराजगी भरे लहजे में बोली, अमन अब तो बता भी दो, आखिर तुमने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों है? अमन ने उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा। सिमरन उन नजरों की गर्माहट बर्दाश्त नहीं कर पाई और थोड़ा पीछे हट गई। बताया तो है, बस तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। इतने दिनों से ना तुमसे बात हुई ना तुम्हें देखा, इसीलिए बुला लिया। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मगर सिमरन कुछ कहना चाह ही रही थी कि अचानक किसी ने गुस्से से कहा, अच्छा तो तुम दोनों यहाँ ये सब कर रहे हो? सुरेश कुमार का तैस भरा लहजा सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वे झटके से एक दूसरे से दूर हटे। सिमरन ने घबराई निगाहों से सुरेश को देखा, जैसे अच्छी तरह पता था कि अगर सुरेश ने यह बात घर या गांव में फैला दी तो उसकी बदनामी में वक्त नहीं लगेगा। अमन भी कुछ पल के लिए सन्न रह गया, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, सुरेश हम दोनों दोस्त हैं, आपस में बात कर सकते हैं, तुम्हें इसमें दिक्कत क्या है? फिर एकदम रुककर बोला, 1 मिनट,
तुम यहाँ आए कैसे? कहीं तुम सिमरन का पीछा करते हुए तो नहीं आए? सिमरन ने भी चौंक कर सुरेश को देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुरेश इस हद तक जा सकता है, उसका पीछा करने तक। सुरेश गुस्से से लाल होकर आगे बढ़ा और अमन का गिरेबान पकड़ लिया। अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो मेरी पसंद है वो। मैं तुम्हें हरगिज इजाजत नहीं दे सकता कि तुम इतनी रात इतने खराब मौसम में उससे तन्हाई में मिलो और उस पर गंदी नजर डालो। ये सुनकर अमन का गुस्सा भी भड़क उठा। उसने झटके से सुरेश को धक्का दिया और बोला, अपने होश में हो तुम? मैं सिमरन पर बुरी नजर क्यों डालूंगा? नजर और नीयत तो तुम्हारी खराब है, तभी तो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। अब तुम्हें मैं सबक सिखाता हूँ। सुरेश ने तैस में आकर अमन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। अमन भी अब बेकाबू हो चुका था। उसने तुरंत सुरेश का गिरेबान पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। सिमरन घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे दोनों को अलग करे। यह सब क्या हुआ था? काश वह यहाँ आती ही नहीं तो ये झगड़ा होता ही नहीं। उसे डर लगने लगा कि अगर किसी को पता चल गया कि वह इस वक्त इस मौसम में हवेली आई थी तो उसका क्या होगा। अब सिमरन के मन में डर समा गया था। अगर किसी को पता चल गया तो उसकी और उसके माता पिता की क्या इज्जत रह जाएगी। उसे एहसास हुआ कि उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वह लगभग रोते हुए बोली, प्लीज बस कर दो, तुम दोनों एक दूसरे की जान लोगे क्या? किसी तरह उसने बीच में आकर दोनों को अलग किया। इतने में ही दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। अमन के होंठ से खून बह रहा था और सुरेश की नाक से। सुरेश पलटा जाने लगा लेकिन मुड़कर बोला, मैं अभी और इसी वक्त जाकर अंकल जी समेत सबको बता दूंगा कि तुम दोनों यहाँ छिप छिप कर मिल रहे थे। सिमरन के तो होश उड़ गए। वह रिक्वेस्ट भरे लहजे में कुछ कहने ही वाली थी कि अमन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर वह गुस्से से सुरेश की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि अपनी जुबान बंद रखो और हमारे रास्ते में मत आओ, वरना जो तुम कहने जा रहे हो वो मैं पहले ही कह दूंगा कि सिमरन को तुमने अकेले मिलने के लिए धोखे से बुलाया था और मैं इत्तेफाक से यहाँ आ गया। तुम्हें रोकने के चक्कर में हमारे बीच झगड़ा हो गया। सुरेश ने हैरानी और गुस्से से उसे देखा। तुम जानते हो यह झूठ है और कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अमन अब उसके डर को समझ चुका था। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, लेकिन जब सिमरन खुद गवाही देगी कि जो मैंने कहा वही सच है तो फिर सोचो कौन यकीन नहीं करेगा। सुरेश समझ गया कि बाहर जाकर शोर मचाने या हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अब उसे सिमरन को पाने के लिए कोई और रास्ता निकालना होगा। अमन, सिमरन और सुरेश एक ही गांव में रहते थे। अमन सिमरन के बचपन का दोस्त था और सिमरन के घर से कुछ ही दूरी पर उसका घर था। अमन की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। अमन और सिमरन की दोस्ती वक्त के साथ मोहब्बत में बदल गई थी। सुरेश सिमरन का पड़ोसी था और वह रुपए पैसे में सिमरन के परिवार के जैसा ही संपन्न था। सुरेश सिमरन को एक तरफा पसंद करता था और उसे हासिल करना चाहता था। कुछ दिन बाद की बात थी। अम्मा जी ने आकर सिमरन को बताया, तुम्हारे अंकल जी और आंटी जी आज आ रहे हैं। सिमरन चौंकी। अचानक, मुझे तो लगता है कुछ और ही बात है। अम्मा जी ने गहरी सांस ली। मुझे भी यही डर है। आज उनका आना किसी और मकसद से है। खैर तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। सिमरन का दिल बैठ गया। उसने घबराकर पूछा, माँ, जो मैं सोच रही हूँ क्या वही बात है? क्या वो मेरे रिश्ते के लिए आ रहे हैं? अम्मा जी ने चुपचाप उसकी तरफ देखा, फिर धीमे से बोली, मुझे लगता है वो सुरेश के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। यह सुनकर सिमरन का चेहरा पीला पड़ गया। तो आप क्या करेंगी? पापा क्या फैसला लेंगे? माँ प्लीज कुछ कीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। माँ, मुझे सुरेश जैसे आदमी से शादी नहीं करनी। सिमरन लगभग रो पड़ी। अम्मा जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, फिक्र मत कर, मुझे मालूम है कि क्या जवाब देना है। अगर वो सुरेश की बजाय राहुल का रिश्ता लेकर आते तो फिर भी सोचने की बात थी। दोनों भाई हैं मगर जमीन आसमान का फर्क है उनमें। खैर देखते हैं क्या करना है।
गहरी सांस लेकर वो वहाँ से चली गई और नौकरों को कुछ जरूरी हिदायतें देने लगी। सिमरन अपने कमरे में आ गई। वह बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उस दिन के बाद से अमन से भी कोई बात नहीं हुई थी। करीब आधे घंटे बाद नौकरानी ने आकर बताया, बिटिया जी, आपके अंकल जी और आंटी जी आ गए हैं। सिमरन घबराहट में जल्दी से नीचे भागी, लेकिन बैठक में जाने की बजाय बाहर ही खड़ी रही ताकि अंदर की बातें सुन सके। अम्मा जी का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। अंकल जी सच में सुरेश का रिश्ता लेकर आए थे। सिमरन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे पता था कि माँ तो इस रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन आखिर फैसला तो पिताजी का ही होना था। वह ध्यान से सुनने लगी। भाई साहब, उसके बाबा जी की आवाज आई, मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम सुरेश के साथ अपनी बेटी सिमरन की शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रिश्ता तो मैं पहले ही तय कर चुका हूँ। यह सुनकर अंकल जी भी हैरान रह गए और बाहर खड़ी सिमरन के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। क्या पिताजी ने मेरा रिश्ता कब और किससे तय कर दिया, बिना मुझसे पूछे? अंदर से बाबा जी की आवाज फिर आई, भाई साहब, मैं आपको इसी बारे में बताने ही वाला था। सिमरन का रिश्ता उसके दोस्त अमन से तय कर दिया गया है। आप तो अमन को जानते ही हैं, कितना अच्छा लड़का है। 1 हफ्ते पहले ही उसके पिताजी ने सिमरन का हाथ मांगा था और मैंने हाँ कर दी। यह बात अब तक सिर्फ हमारे बीच थी, हमारी बीवियों तक को भी इसका पता नहीं था। शायद अभी आपकी और मेरी पत्नी को यह बात पहली बार सुनने को मिल रही है। सिमरन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह खुशी की बात है या कोई नई उलझन की शुरुआत, क्योंकि मैं चाहता था कि जब वो बाकायदा रिश्ता लेकर आए तभी पूरे परिवार को बताया जाए। बाबा जी ने अंकल जी से कहा। सिमरन का तो मन किया कि वहीं खुशी के मारे नाचने लगे। उसके दिल की मुराद पूरी हो गई थी। बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी रुकावट के उसे उसका मनपसंद जीवन साथी मिल रहा था। उसे और क्या चाहिए था? वह फौरन अपने कमरे में भागी। मनोज जी ने गांव की एक शादी के फंक्शन के दिन सिमरन को अमन से बात करते हुए देखा था और दोनों जिस तरह से एक दूसरे से बात करने में मगन थे, यह देखकर मनोज जी समझ चुके थे कि सिमरन और अमन एक दूसरे को पसंद करते हैं। मनोज जी एक बहुत अच्छे पिता थे। वह अपनी बेटी को मोहब्बत भरी, इज्जत भरी जिंदगी जीते हुए देखना चाहते थे और उन्हें अमन में ऐसी कोई भी कमी नजर नहीं आई जिसकी वजह से वह इस रिश्ते के खिलाफ जाते। इसीलिए उन्होंने यह रिश्ता तय कर दिया था, जिससे उनकी बेटी को उसकी मोहब्बत मिल जाए और वह खुशी खुशी अमन के साथ अपनी जिंदगी बिताए। कुछ ही दिनों बाद सिमरन और अमन की शादी की तारीख तय हो गई। सिमरन के माँ बाप क्रांति जी और मनोज जी शादी की खरीदारी के लिए शहर गए हुए थे। वह उस दिन घर में अकेली थी। तभी नौकर ने आकर बताया, बिटिया जी, ड्राइंग रूम में सुरेश बाबू आए हैं। सिमरन का चेहरा कस गया। उसे गुस्सा आया। अब उसके आने की क्या वजह रह गई थी? जब सब कुछ तय हो चुका है तो वह यहाँ क्यों आया है? फिर भी उसे जाकर देखना पड़ा। जैसे ही उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा, सुरेश गुस्से से उठ खड़ा हुआ और एकदम आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़ लिया। तुमने मेरे रिश्ते को ठुकराकर अमन के रिश्ते को हाँ क्यों की? उसने तैस में कहा। सिमरन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे पीछे धक्का देते हुए बोली, सुरेश, मुझसे तमीज से बात करो, थोड़ा फासला रखो। शायद तुम भूल गए हो कि हमारे घर में औरतों से कैसे पेश आया जाता है। सुरेश ने ताना मारते हुए कहा, तुम जैसी लड़की के साथ तो ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए जो चोरी छुपे जाकर लड़कों से मिलती है। सिमरन की आंखों में गुस्सा भर आया। उसने उंगली उठाकर चेतावनी दी, तुम्हें जो बात करनी है वो करो और यहाँ से निकल जाओ। फालतू की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुरेश ने 2 कदम और आगे बढ़ते हुए फिर वही सवाल दोहराया, तुमने मेरे रिश्ते से इनकार करके अमन को क्यों चुना? उसमें ऐसा क्या है? उसके पास न जमीन है न कारोबार है, बस 2 वक्त की रोटी, और मेरे पास सब कुछ है। पैसा, जमीन, इज्जत, क्या कमी है मुझ में? सिमरन ने उसकी बात काट दी। मुझे मोहब्बत चाहिए और वो मुझे अमन से मिली है। इसी वजह से मैं उससे शादी कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। अब सुरेश का लहजा कुछ नरम हो गया। उसने कहा, सिमरन, मेरी बात समझो।
तुम उसकी बातों में आकर उसका शिकार बन रही हो। मोहब्बत मैं भी तुमसे करता हूँ, बहुत करता हूँ, बस तुम उस रिश्ते से इनकार कर दो। वह थोड़ा और पास आ गया और सिमरन के हाथ पकड़कर बोला, मुझे मत छोड़ो सिमरन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन अब सिमरन का सब्र जवाब दे चुका था। तुम यहाँ से जाओगे या मैं गार्ड्स को बुलाऊं? सुरेश ने ताने के लहजे में कहा। तो अब तुम गार्ड्स को बुलाओगी? बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। अगर तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। उसके चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। सिमरन ने जोर से आवाज लगाई, गार्ड्स, इसे लेकर जाओ और हवेली से बाहर निकाल दो। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती यह आदमी मुझे यहाँ आस पास भी नजर नहीं आना चाहिए। हुक्म देकर सिमरन अपने कमरे में चली गई। खिड़की से झांककर उसने देखा गार्ड सुरेश को बाहर निकाल रहे थे। सिमरन ने कभी नहीं चाहा था कि सुरेश के साथ इस तरह का बर्ताव करे, मगर सुरेश की हरकतों ने उसे मजबूर कर दिया था। बगल वाले घर से शहनाइयों की आवाज गूंज रही थी। आज सिमरन की शादी थी। सुरेश अपने कमरे में गुस्से से चीजें तोड़ रहा था। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जो उसने चाहा हो वो उसे ना मिला हो, लेकिन इस बार किस्मत ने उसे ठुकरा दिया था और ये बात वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इतने में उसकी माँ सुमन जी कमरे में आई। उन्होंने कमरे का हाल देखा और सिर पकड़ लिया। मैंने पहले ही कहा था उस बेकार लड़की के चक्कर में मत पड़ो। अब देख लिया ना कैसे हमें ठुकराकर अपने दोस्त से रिश्ता पक्का करवा लिया उसने। सुरेश गुस्से में खड़ा हुआ। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसकी आज की सारी सजावट और सारी तैयारियां बर्बाद कर दूंगा। इतने में दरवाजे से अखिलेश जी की भारी आवाज गूंजी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। उनकी आवाज में इतनी सख्ती थी कि सुरेश एकदम ठिठक गया। बाबा, मैं तो बस। अखिलेश जी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। एक शब्द और नहीं, अपना सामान बांधो। तुम अभी इसी वक्त शहर जा रहे हो। सिमरन की शादी हो जाए फिर जो करना चाहो करना। पहले ही मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर नहीं जाना चाहता था और अब तो बिल्कुल नहीं। सुरेश चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और हार का दर्द भी। बाहर शहनाइयां और तेज बजने लगी जैसे उसकी हार का ऐलान कर रही हूँ। लेकिन तेरी जिद के आगे मैं भी मजबूर हो गया। अखिलेश जी ने भारी आवाज में कहा, अगर तेरी आदतें अच्छी होती तो सिमरन के काबिल होता तो मैं मनोज जी से नाराज भी होता कि उसने मेरे हीरे जैसे बेटे को ठुकरा दिया। लेकिन मैं इस बात पर किससे नाराजी दिखाऊं? कमी तो तुझ में ही है। 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे तू हवेली से बाहर नजर आना चाहिए। ड्राइवर तेरा इंतजार कर रहा है। यह कहकर वो बिना पीछे देखे चले गए। सुरेश कुछ देर वहीं खड़ा रह गया, चेहरे पर गुस्सा, आंखों में अपमान की आग। कुछ पल बाद जब वह गाड़ी में बैठ रहा था तो उसने एक नज़र सिमरन के सजे हुए घर की तरफ डाली। ड्राइवर ने अपने छोटे साहब को देखा और मन ही मन बड़बड़ाया। छोटे साहब को यह सच्चाई मान लेनी चाहिए कि सिमरन जी उनके नसीब में नहीं है, मगर उसे क्या पता था कि किस्मत सिमरन के साथ अब कौन सा बड़ा खेल खेलने वाली है। गुलाबी रंग का लहंगा पहने सिमरन इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी की भी नज़र उस पर ठहर जाए, और लगती भी क्यों नहीं। आज का दिन उसके लिए खास था। उसकी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वह सच सवर कर अपने अमन के दिल को फिर से जीत लेना चाहती थी। हालांकि अमन तो पहले ही उस पर जान छिड़कता था, लेकिन आज सिमरन चाहती थी कि वह उसे देखकर एक बार फिर से घायल हो जाए। आज उसकी शादी की रात थी। अमन की कॉल आई तो सिमरन ने शरारत से कॉल काट दी और हंसने लगी। उसे तो जरा भी सब्र नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा। थोड़ी देर बाद फिर कॉल आई तो इस बार उसने उठा ली। जल्दी से वीडियो कॉल पर आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी होने वाली दुल्हन कैसी लग रही है। अमन ने उतावलेपन से कहा। सिमरन मुस्कुराई। नहीं, शादी से पहले मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। जब शादी के बाद हर रोज देखना है तो अभी क्यों? अमन हंसते हुए बोला। बस एक झलक दिखा दो, बहुत मन कर रहा है। सिमरन अभी जवाब ही दे रही थी कि अचानक फोन के पीछे से फायरिंग की तेज आवाज आई। उसका दिल धक्क से रह गया। ये पीछे क्या हुआ? अमन ने हंसते हुए कहा। अरे कुछ नहीं, मेरे दोस्त हैं, हम लोग बस मजाक में हवाई फायर कर रहे हैं। सिमरन का चेहरा उतर गया। उसे हमेशा से ये हवाई फायरिंग की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि वहाँ का चलन है,
इसीलिए कुछ नहीं बोली। अमन से कुछ देर और बात करके उसने फोन बंद किया, लेकिन जाने क्यों उसका मन बेचैन हो उठा। दिल घबराने लगा, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। कमरे में कोई नहीं था। कुछ देर पहले ही उसकी सहेलियां उसे तैयार करके खुद तैयार होने चली गई थी। वो बेचैनी से कमरे से बाहर निकल आई। तभी क्रांति जी ने उसे देखकर डांटा, लड़की तू अपने कमरे से बाहर क्यों आ गई? तुम कमरे में ही रहो। सिमरन ने परेशान होते हुए उनके हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। अम्मा जी को भी अचानक ही एक अजब सा घबराहट सा छा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। सिमरन खुद भी समझ नहीं पाई कि अपने दिल की बेचैनी कैसे बयां करे। अम्मा ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। मेरी बच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ बुरा नहीं होगा, सब ठीक होगा। तू अपने कमरे में जा। और फिर उसे वापस कमरे में छोड़ दिया। सिमरन के दिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बेचैनी क्यों बढ़ रही है। उसने अमन को कॉल किया पर वह फोन नहीं उठा रहा था। एक बार नहीं कई बार कॉल किए पर कोई जवाब नहीं आया। उसकी सहेली आई और उसे समझाने लगी, सिमरन तू परेशान क्यों हो रही है? अमन तो अपने दोस्तों के साथ व्यस्त होगा। तुम जानती ही हो कि शादी की रात लड़के कितना कुछ करते हैं, कितने मजे करते हैं। अमन भी अपने दोस्तों के साथ यही कर रहे होंगे। फिक्र मत कर, आधा घंटा ही बाकी है, पंडित जी आने वाले हैं और फिर तुम हमेशा के लिए अमन की दुल्हन बन जाओगी। दोस्त उसे छेड़ती रही पर सिमरन मुस्कुरा नहीं पाई। कोई नहीं समझ पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है। खुद उसे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। उसने रुमाल से माथे का पसीना पोंछा ही था कि अचानक बाहर से शोर और हंगामे की आवाज आई। वह दिल पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। उसका सबसे बुरा वहम सच बनकर सामने आ गया था। हुआ यूं कि सिमरन से बात करने के बाद जैसे ही अमन पीछे मुड़ा, राहुल ने उसका मोबाइल उछाल दिया और चिल्लाया, अरे भाई, अब तुम सारी बात भाभी को अभी बताओगे? मोबाइल छोड़ो, चलो आओ, हम लोग आतिशबाजी और हवाई फायरिंग का मुकाबला करते हैं, तुम मेरी टीम में रहोगे। यह कहकर वे छत पर चले आए, जहां पहले से ही यह सब चल रहा था। गांव के सभी लड़के इकट्ठे थे, कुछ छत पर और कुछ नीचे गली में अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे थे। और फिर कब एक गोली चली और कब कुछ दूर पर खड़े राहुल को लगी, पता ही नहीं चला। उसे कुछ समझ ही नहीं आ पाया। राहुल की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी तो माहौल एकदम सन्नाटे में बदल गया। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंजने लगी, अमन ने राहुल को मार दिया। अमन के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर पड़ी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने नहीं मारा, ये ऐसा नहीं हो सकता, मैंने नहीं मारा, ये तो एक हादसा था। वह चीखते हुए नीचे भागा। सभी लोग राहुल के चारों ओर इकट्ठे हो गए। गोली उसके सीने के ठीक बीचों बीच लगी थी और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। इतनी कम उम्र में इस तरह की मौत देखकर सबकी आंखों से आंसू बह निकले। लोगों की निगाहों में अपने लिए नफरत देखकर अमन बेकाबू होकर चिल्लाने लगा, नहीं, मैंने अपने दोस्त राहुल को नहीं मारा, वो तो मेरा दोस्त था, गलत मत सोचो, ये बस एक हादसा था। सुरेश और राहुल का व्यवहार बिल्कुल अलग था। राहुल एक अच्छे व्यवहार वाला लड़का था और उसकी अमन से अच्छी दोस्ती थी। अमन का बस नहीं चल रहा था कि कैसे सब कुछ वापस ठीक कर दे। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसकी शादी की रात इस तरह का हादसा उसकी और कई जिंदगियों को बर्बाद कर देगा। जब सिमरन ने अम्मा जी के मुंह से सुना अमन के हाथों राहुल की जान चली गई तो वो जमीन पर गिरती चली गई। मैंने कहा था ना अम्मा, कुछ बुरा होने वाला है, आपने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि उनके इलाके में जान के बदले जान का रिवाज चलता है और अमन का परिवार इतना अमीर नहीं था कि वो मुआवजा दे सके। सिमरन को यकीन हो गया था कि अब वो अपनी मोहब्बत खो देगी। उस एक हादसे ने कई जिंदगियों को हिलाकर रख दिया था। अखिलेश जी को ये खबर मिलते ही दिल का दौरा पड़ गया। उनका लाडला बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। सिमरन के पापा उन्हें लेकर शहर के अस्पताल भागे। शादी की खुशी वाला घर अब मातम और सन्नाटे में डूब गया था। सिमरन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी खुशियों की उम्र इतनी छोटी निकलेगी।
अभी तो वो सारे सपने पूरे होने थे जो उसने और अमन ने मिलकर देखे थे। थोड़ी देर बाद उसकी सहेली मोनी बाहर से खबर लेकर आई। सिमरन बेचैनी से खड़ी हो गई। बोलो मोनी, बाहर क्या हाल है? मोनी ने अफसोस भरे लहजे में कहा। अखिलेश अंकल अस्पताल में हैं, लेकिन उनका बेटा सुरेश वापस आ गया है। सिमरन को सुरेश के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बेचैनी से पूछा, अमन का क्या हाल है? वो ठीक तो है ना? मोनी की आंखें भर आईं। उसका तो बुरा हाल है, खुद को कोस रहा है और सुरेश ने आते ही उस पर मुकदमा दायर कर दिया है कि वो अपने भाई राहुल का बदला अमन से लेगा। सिमरन फूट पड़ी। मुझे सुरेश से ऐसी नीच हरकत की ही उम्मीद थी। उसे तो बस मौका चाहिए था कि हमसे बदला ले सके। तुम देखना, वो किसी भी कीमत पर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगा। मोनी ने उसका हाथ थाम लिया। तू फिक्र मत कर सिमरन, सब जानते हैं कि ये बस एक हादसा था। एक बार तेरे अखिलेश अंकल जी होश में आ जाएं तो सब ठीक हो जाएगा। पंचायत से उम्मीद थी कि कोई सुलह का फैसला निकल आए और अमन के हक में फैसला हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अम्मा जी भी पहुंच गईं, पर उनकी मौजूदगी से अब कुछ भी आसान नहीं रहा। सुरेश ने पंचायत बिठा दी थी और सिमरन हाथों में सिर थामकर बैठते हुए सोचने लगी कि अब अमन को कौन बचाएगा। सुरेश उसे छोड़ने वाला नहीं था। अम्मा जी यह हाल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बेबस तो थीं, पर अपमान सहना भी नहीं चाहती थी। उन्होंने बापू को बुलाने की जिद की और कहा कि अगर अमन की जगह किसी तरह मुआवजे की रकम अदा करके उसे छुड़वा लिया जाए तो ठीक है। सिमरन ने अपनी माँ से सख्ती से कहा, माँ मुझे साथ लेकर चलो, मैं पंचायत का फैसला सुनना चाहती हूँ। अम्मा जी शुरू में इनकार करने लगी, पर बेटी के जोश और जज्बे के सामने वो बेबस हो गई और तैयार हो गई। और पंचायत में सब लोग जमा हुए, गांव के बड़े, सरपंच और सुरेश के साथ उसके लोग भी। सरपंच ने पंचायत का माहौल संभालते हुए सारे पहलू पूछे और कहा कि शरारत से हुई गोली हत्या थी या जानबूझकर की गई। सुरेश ने लहू लाल आंखों से अमन की तरफ देखते हुए कहा कि उन्हें अंदर से एक अजीब सा एहसास हो रहा है। मैं मानता नहीं कि यह हादसा था। और उसने जोर देकर कहा कि वह अपने भाई का बदला चाहेगा। सुरेश की मांगे कड़क थी, जान के बदले जान चाहिए, या फिर ये मुमकिन ना हो तो अमन की बहन को हमारी हवेली भेज दो। यह शब्द सुनते ही वहां बैठे लोगों के दिलों पर जैसे खंजर चल गए। हर कोई जानता था कि अमन बेगुनाह दिखता है और गांव वालों के दिल में उसके लिए सहानुभूति भी थी, पर दूसरी तरफ रिवाज और बदले की धार भी मजबूत थी। सिमरन दूर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ अमन की सलामती की ख्वाहिश थी, मगर अब उसकी किस्मत और जिंदगी यह सब कुछ सुरेश के हाथ में था। पंच की तराजू अचानक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी हो गई थी और जो फैसला निकलेगा उससे कई घरों की तकदीरें बदलने वाली थी। अमन ने बुलंद आवाज में कहा, मैं दूसरी शर्त कतई मंजूर नहीं करता। खबरदार, अगर किसी ने मेरी बहन का नाम भी लिया तो मैं अपने आप को बचाने के लिए अपनी बहन को हवेली नहीं भेजूंगा। मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अमन के मुंह से मरने जैसा शब्द सुनकर सिमरन की रूह कांप उठी। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी जान ही निकल रही हो। उसने सारी रस्मों, रिवाज और अपनी इज्जत को पीछे रखकर पंचायत के सामने आकर खड़ी हो गई और बुलंद आवाज में कहने लगी, सब जानते हैं कि मैं अमन की होने वाली दुल्हन हूँ। हमारी शादी तय है, तो अमन की जान बचाने के लिए उसकी बहन हवेली क्यों जाए? मैं अमन की हिफाजत के लिए, उसकी जान बचाने के लिए खुद हवेली जाने को तैयार हूँ। यह सुनते ही सुरेश के चेहरे पर जोर की खुशी उतर आई, मानो उसने वह मंजूर करवा ही लिया हो जिसको पाने के लिए वह तरस रहा था। सिमरन ने नफरत से जमीन पर थूका, जैसे कह रही हो कि देखो, मैं तुम्हारे नीचपन की हद देख रही हूँ। कैसे तुम अपने भाई की मौत तक को अपने मकसद में घसीट सकते हो। अमन ने गुस्से से सिमरन की ओर देखा और डांटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? औरतों का यहाँ कोई काम नहीं, तुम अपने घर वापस जाओ। अम्मा जी ने भी उसे खींचकर वापस ले जाने की कोशिश की, मगर सिमरन ने उनका हाथ छुड़ाया और पंचायत के सरपंच से कहने लगी कि सुरेश खुद बता दे कि क्या वह यह शर्त मंजूर करता है या नहीं। अमन
कुछ कहने ही वाला था कि सुरेश ने ठहर कर जवाब दे दिया, मुझे यह शर्त मंजूर है। अगर सिमरन मुझसे शादी कर लेती है तो मैं अमन की जान बख्श दूंगा। अमन चीख पड़ा, तुम ऐसा पागलपन हरगिज नहीं कर सकती। मेरे बचने के लिए मैं इसे कभी मंजूर नहीं करूंगा। सिमरन अच्छी तरह जानती थी कि सुरेश कितना खतरनाक और बदनीयत इंसान है, पर जब उसने देखा कि वही आदमी अमन की जान लेने तक पर उतर आ चुका है तो उसे यही फैसला सबसे ठीक लगा जो अमन को बचा सके। वह यह भी अच्छी तरह समझती थी कि जैसे ही उसके पिताजी अस्पताल से लौट आएंगे वो कभी उसे ऐसा कदम उठाने की इजाज़त नहीं देंगे, इसीलिए उसे सब कुछ उनके आने से पहले ही कर देना था। सिमरन ने पंचायत में सबके सामने गुजारिश की कि अभी इस वक्त इन सब की मौजूदगी में उसकी सुरेश से शादी करवा दी जाए और बदले में अमन को रिहा कर दिया जाए। वह सीधे अमन के पास गई। अमन ने नाराजगी से चेहरा फेर लिया। सिमरन ने आंखों में आग लिए कहा, लोग जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। बस एक बात याद रखो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर तुमने इस शादी को रोका भी तो मुझे हमेशा के लिए देखने को भी तरस जाओगे, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो जिंदा मैं नहीं रह पाऊंगी। सिमरन की इस धमकी और जज्बे से अमन की जुबान रुक गई। उसके लिए यह किसी भी तरह सहन करना बहुत मुश्किल था। अपनी मोहब्बत को किसी और के होते देखना, और वह भी उस बदनीयत इंसान के साथ, उसे भीतर तक छलनी कर रहा था। उसकी जान तो बच गई थी, मगर उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए जुदा हो चुकी थी। शादी के तुरंत बाद पंचायत से ही वह सुरेश के साथ शादी करवा विदा कर दी गई और उसकी हवेली में उसका स्वागत किया। सुरेश की माँ भी अस्पताल में थी, इसीलिए किसी ने उसे रोकने की जहमत नहीं उठाई। सुरेश उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले आया और बेड पर धक्का देते हुए बोला, बताओ सिमरन, अब मुझसे कैसे दूर जाओगी? अब तो तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। सिमरन ने नफरत भरी आंखों से उसे देखा। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की चाहत ही ऐसी होती है कि वह किसी लड़की को जबरदस्ती अपनी बीवी बना ले। सुरेश गुस्से में आकर उसके चेहरे पर थप्पड़ जड़ने लगा। अब तुम सिर्फ मेरी बीवी हो, अपनी जुबान मेरे आगे बंद रखो, वरना तुम्हारा हाल ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें पहचान ना पाएं। सिमरन के अस्तित्व से सिरहन सी उठ रही थी। उसकी नजदीकियों से उसे घिन लगने लगी, पर यह सौदा उसने खुद अपनी मर्जी से किया था ताकि अमन को बचाया जा सके, इसीलिए इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। वह खामोशी से खुद को सुरेश के हवाले कर रही थी। सुरेश ने उसकी रूह को भीतर तक तोड़ दिया था। अगली सुबह जब उसके आंसू बहते हुए देखे तो सुरेश को अजीब सी खुशी हुई। सुना है कि मियाँ बीवी साथ रहें तो मोहब्बत भी हो जाती है। तुम जल्द ही मुझसे मोहब्बत करोगी, वह सख्त लहजे में कहते हुए सिमरन के चेहरे के बाल हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। सिमरन ने इनकार में सिर हिलाया, नहीं, किसी दबाव में हुई शादी से मोहब्बत कभी नहीं पनपती। तुम मुझ तक तो पहुंच गए हो, मगर मेरे दिल पर लिखा अमन का नाम कैसे मिटाओगे? मैं उससे मोहब्बत करती थी, करती हूँ और करती रहूंगी। यह सुनकर सुरेश फिर बौखला उठा और एक और थप्पड़ चला दिया। तुम मुझे जितना चाहो मारो, जुल्म करो, मैं फिर भी यही कहूंगी कि मैं अमन से ही मोहब्बत करूंगी। सिमरन की हिम्मत की ये बात सुरेश को खल गई। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और रूबी अंदर आकर बोली कि बड़े साहब का फोन आया है। बड़े साहब को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, वो आ रहे हैं। सुरेश ने उसे जाने का इशारा किया और सिमरन को घूरते हुए कहा, तुम्हारे साथ तो आज रात फिर हिसाब चुकता करूंगा। अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी हर रात मैंने बर्बाद ना की तो मैं सुरेश नहीं कहलाऊंगा। यह कहकर उसने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और वहां से चला गया। सिमरन कमरे में पलटी तो उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, अमन की सलामती और अपने टूटते हुए अरमानों का कहीं जुड़ जाना। पर हवेली की चौखट पर बैठी खामोशी और उसके सामने पड़ी तन्हाई अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। सुरेश के कमरे से जाने के बाद सिमरन धीरे धीरे उठी और खुद को संभालते हुए वॉशरूम चली गई। गुनगुना पानी चेहरे पर डालकर थोड़ी सी ताजी हवा मिली तो उसने आगे के बारे में सोचना शुरू किया। उसने जो जज्बा और फैसला
अमन की जान बचाने के लिए लिया था वह कर तो चुकी थी, मगर एक ही रात में उसे एहसास हो गया कि आगे की जिंदगी किस कदर मुश्किलों और तकरारों की शिकार बनेगी। दिल कर रहा था कि अमन की कैसी हालत है पूछे, पर मोबाइल उसने घर पर ही छोड़ दिया था। कुछ सोचकर वह नीचे आई और लैंडलाइन से अपनी अम्मा को कॉल कर दी। अम्मा का आवाज सुनते ही गुस्सा निकल पड़ा। माँ मत कहो मुझे, क्रांति जी बोली। तुमने बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम्हारे पापा जब आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। सिमरन ने बेचारी में कहा कि अभी यह लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है, बस अमन का हाल बताइए। पर बात करने के बीच ही फोन कट गया। वह समझ सकती थी कि उस वक्त उनके क्या हालात होंगे। उसने बिना भरोसे के अपने माता पिता की इज्जत और घर परिवार के साथ इतना बड़ा खेल खेल लिया था, तो गुस्सा आना तो जायज बात थी। अमन को कॉल करना उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, पर शायद यही रास्ता था कि उसकी खैरियत मालूम हो सके। कॉल करते ही आंटी की आवाज आई, हेलो, अमन घर आ गया क्या? सिमरन ने एक सांस में कई सवाल कर दिए। आंटी रोते रोते बोली कि कुछ भी ठीक नहीं है। अमन ने घर आकर कल गलत कदम उठाने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उसे रोका गया है, अभी भी दवाओं के असर में है। यह सुनकर सिमरन का दिल धड़ाम से रह गया। सिमरन अमन की हालत का सुनकर छिपकर अमन को देखने गई। आंटी ने उसे गले लगाकर कहा कि उसके एहसान का कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता, पर तभी कमरे से आवाज आई और अमन बेहोशी की हालत से उठकर खुद को हल्का पाता हुआ बोला, मुझे मालूम था कि तुम आओगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिमरन ने नजदीक जाने से पहले 2 कदम पीछे हटकर कहा कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं यही बताने आई हूँ कि अमन तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, और खबरदार अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया कि अपनी जान मुसीबत में डालने की हरकत की। तुम अपनी माँ के बारे में सोचो, क्योंकि तुम्हारी माँ का क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो गया। सिमरन ने कहा कि मैंने अमन तुम्हारी जान बचाने के लिए सुरेश से शादी की, और अगर तुमने अपनी जान जोखिम में डाली तो मेरा इतना सब करने का क्या फायदा होगा। अमन शर्मिंदा रह गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया कि तुम अब किसी और के साथ हो। सिमरन के शब्दों में जो मजबूरी और जज्बा था उसने अमन को भीतर तक हिला दिया। दोनों के बीच खामोशी कुछ देर रही, फिर सिमरन ने धीरे से कहा कि उसने वह कदम सिर्फ अमन तुम्हारी सलामती के लिए उठाया था, ना कि तुम्हें धोखा देने के लिए। उसने अमन से गुजारिश की कि अब वह अपनी जिंदगी संभाले और अपनी माँ का ख्याल रखे। अमन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में मिली शर्म और पछतावे की चुप्पी सब बोल रही थी। बाहर घर की खिड़कियों से आती हल्की सी हलचल और भीतर दोनों के टूटे अरमानों की गूंज में सिमरन ने अपनी ठानी हुई राह पर चलते हुए एक बार फिर हिम्मत जोड़ ली। उसने जाने अनजाने में जो किया था उसकी कीमत भले ही अभी किसी ने ना समझी हो, पर सिमरन के दिल में अमन की सलामती और अपने परिवार की इज्जत ही सबसे बड़ा मकसद बनी रही। सिमरन, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो। सुरेश कुमार की कड़कती हुई आवाज सुनकर सिमरन सहम गई। जब वह यहाँ आई थी तब सुरेश घर पर नहीं था। उसे हैरानी हुई कि आखिर उसे कैसे पता चल गया कि वह यहाँ आई है। वह घबराकर बड़बड़ाई और अमन की माँ के साथ बाहर निकली तो सुरेश ने उनके सामने ही उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगैर पूछे बगैर बताए यहाँ आकर अपने आशिक से मिलने की? सुरेश की आवाज में गुस्सा और अपमान साफ झलक रहा था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिमरन पर हाथ उठाने की? अमन ने गुस्से में आगे बढ़कर सुरेश का कॉलर पकड़ लिया। सुरेश ने झटके से अमन को धक्का दिया और वह नीचे गिर पड़ा। अब ये मेरी बीवी है, मैं इसे थप्पड़ मारूं या प्यार करूं? तुम कौन होते हो रोकने वाले? सुरेश चिल्लाया और सिमरन को हाथ पकड़कर घसीटता हुआ अपने साथ ले गया। अमन बेबस होकर यह सब देखता रह गया। सिमरन के घर से निकलते ही सामने उसके पिता खड़े थे। उन्हें अभी तक कुछ खबर नहीं थी कि पीछे क्या हो गया है।
अपनी बेटी को सुरेश के हाथों इस तरह खींचते देख उनकी आंखों से गुस्से की चिंगारियां निकल पड़ी। सुरेश, तुमने मेरी बेटी को इस तरह क्यों पकड़ रखा है? मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। सुरेश ने धक्का देकर सिमरन को अपने पिता की तरफ फेंक दिया। पूछिए अपनी लाडली बेटी से, ये अपने आशिक से मिलने उसके घर पर क्यों गई थी? अपने पिता के गले से लगकर सिमरन फूट फूट कर रो पड़ी। वह जानती थी कि जब पापा को पूरा सच पता चलेगा तो शायद वे यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी बेटी जहां मर्जी जाए, जिससे मर्जी मिले, तुम कौन होते हो पूछने वाले? पिता की आवाज में सख्ती और दर्द दोनों थे। सुरेश हंसने लगा। मैं कौन हूँ ये अपनी बेटी से पूछ लीजिए। कल सबके सामने इसने मुझसे शादी की थी, अब मैं इसका पति हूँ और इससे पूछने का पूरा हक रखता हूँ। पिता का हाथ बेइख्तियारी सिमरन के सिर से नीचे गिर गया। उन्होंने अविश्वास से अपनी बेटी की ओर देखा। पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अमन की जान बचाने के लिए मुझे सुरेश से शादी करनी पड़ी, सिमरन ने रोते हुए कहा। सुरेश ने वहीं उसके पिता के सामने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ ले गया, जबकि उसके पिता वहीं पत्थर से खड़े रह गए, बेबस टूटी हुई आत्मा के साथ। अब सिमरन की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उसे एहसास हो गया था कि अब वह सुरेश कुमार की पत्नी बन चुकी है। अखिलेश जी और सुमन जी को भी सुरेश के इस फैसले पर गहरा सदमा लगा, मगर राहुल की मौत के दुख के आगे ये सदमा छोटा लगने लगा। उन्होंने सब कुछ सुरेश के हवाले कर दिया था और खुद पति पत्नी अब ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे, राहुल को याद करते हुए दिन काटते थे। एक दिन सुरेश वॉशरूम में था, उसका मोबाइल बार बार बज रहा था। सिमरन ने अनदेखा किया, लेकिन जब 5वीं बार घंटी बजी तो उसने फोन उठा लिया। स्क्रीन पर आरजी लिखा था। सिमरन उलझन में पड़ गई। ये आरजी कौन है? कोई लड़की या लड़का? वह कॉल उठाने ही वाली थी कि किसी ने झटके से मोबाइल उसके हाथ से खींच लिया। पीछे मुड़कर देखा, सुरेश वॉशरूम से बाहर निकला था। उसने कपड़े नहीं पहने थे, बस एक तौलिया लपेट रखी थी। सिमरन को महसूस हुआ कि शायद वह फोन की घंटी सुनकर ही जल्दी में बाहर आया है। तुम जरा बाहर जाओ, मुझे एक जरूरी कॉल करनी है। सिमरन हैरानी से उसे देखती रही, लेकिन कुछ कहे बिना कमरे से बाहर चली गई। पहले भी कई बार सिमरन ने देखा था कि सुरेश के फोन पर आरजी नाम से कॉल आती रहती है। उस पर डीपी तो किसी लड़के की लगी है, पर उसे पूरा यकीन था कि यह कोई लड़की ही होगी, पकड़ा न जाए इसलिए तस्वीर लड़के की लगा रखी होगी। सुरेश जैसा आदमी भला एक औरत पर ही कब तक टिकता है? जरूर उसकी कई गर्लफ्रेंड होंगी जिनसे उसका रिश्ता चल रहा होगा। चाय बनाते हुए सिमरन का मन बार बार इसी सोच में उलझा हुआ था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। उसे फर्क ही क्या पड़ता था? वो तो अब तक अमन को अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। यह शादी तो उसके लिए एक जबरदस्ती का सौदा थी, एक समझौता थी जिसे निभाना उसकी मजबूरी थी। ऐसे में अगर सुरेश किसी और से भी जुड़ा था तो उसे क्या फर्क पड़ता था? वह किचन में ही थी कि नौकरानी ने आकर खबर दी, मालकिन आपके मम्मी पापा जी आए हैं साहब जी की तबीयत पूछने। सुनते ही सिमरन का चेहरा खिल उठा। वह जल्दी से अपने हाथ पोंछती हुई अखिलेश जी के कमरे की तरफ दौड़ गई ताकि अपने माँ बाप को देख सके। अंदर पहुंचते ही उसकी माँ ने उसे देखते ही मुंह फेर लिया। वह अब भी सिमरन से नाराज थी, मगर उसके पापा ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से पूछा, कैसी हो बेटी? थोड़ी देर बाद सुरेश भी वहां आ गया। पापा ने कहा, हम अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने घर ले जाना चाहते हैं, उम्मीद है कि तुम्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। सिमरन को पूरा यकीन था कि सुरेश जरूर मना करेगा और उसे किसी हाल में नहीं जाने देगा, इसीलिए वह चुपचाप बैठी रही। मगर उसे गहरा झटका तब लगा जब सुरेश ने बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया और वहां से उठकर चला गया। सिमरन को उसका यह बर्ताव कुछ अजीब लगा, जैसे वह खुद चाहता हो कि सिमरन कुछ दिनों के लिए इस घर से दूर हो जाए, जैसे उसकी मौजूदगी से उसे कोई परेशानी हो। उधर सिमरन के आने की खबर सुनकर अमन भी वहां आ गया। पहले तो सिमरन बहुत झेप गई कि अब पापा क्या सोचेंगे कि उसने उसे यहाँ बुला लिया, मगर जब पता चला कि पापा ने खुद अमन को फोन करके बुलाया है तो वह हैरान रह गई। पापा ने सबको बैठाया और गंभीर स्वर में पूछा, सिमरन तुम खुश हो?
सिमरन ने सिर झुका लिया। खुशी क्या होती है, यह तो वह अब भूल ही चुकी थी। उसकी खामोशी देखकर उसके पापा सब समझ गए। बेटा, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से और खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दे सकता। उन्होंने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा। मैंने भाई साहब से बात की है और मुझे उम्मीद है कि वो अमन को माफ कर देंगे। जैसे ही ऐसा होता है तुम्हें फौरन सुरेश से तलाक लेना होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इस जंगली आदमी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहो। सिमरन हल्के से मुस्कुरा दी, एक कड़वी मुस्कान के साथ। पापा, आप बहुत आगे की सोच रहे हैं। आपको पता है हमारे परिवार में तलाक का शब्द कितना बुरा माना जाता है। मैंने तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं, कहीं आपकी इज्जत पर दाग ना लग जाए। और आज आप खुद मुझे ये कह रहे हैं। उसे अपने पिता पर अचरज हो रहा था कि वे अचानक कैसे इस समाज और परिवार की रीतियों को तोड़ने को तैयार हो गए। उसकी माँ ने गुस्से से कहा, हमारे रिवाज में तो ये भी नहीं था कि कोई लड़की खुद उठकर पंचायत में जाकर अपनी शादी कर ले, और अब हमें समझाएगी कि क्या ठीक है और क्या नहीं। कमरे का माहौल भारी हो गया था। एक तरफ सिमरन का टूटा हुआ आत्मविश्वास था, दूसरी तरफ एक बाप की बेबसी जो अपनी बेटी को उस नरक से निकालना चाहता था जहां वह हर दिन सुलग रही थी। वो भी तो तुमने ही किया था ना, तो अब तुम्हें तलाक लेने में क्या दिक्कत है? माँ ने गुस्से से कहा। लेकिन सिमरन उनकी आवाज में छुपी चिंता को साफ महसूस कर सकती थी। वो जानती थी कि माँ का गुस्सा उनकी बेबसी और डर से भरा है। इस बार उसे उनका लहजा बुरा नहीं लगा। उसे पूरा यकीन था कि वक्त के साथ माँ उसे माफ कर देंगी। अमन ने सोचते हुए कहा, अगर हमें सुरेश के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिल जाए कि वो अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारे साथ सही व्यवहार नहीं करता, तो हम गांव के लोगों और पंचायत को दिखाकर आसानी से तुम्हारे लिए तलाक की मांग कर सकते हैं। ऐसे में किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। सिमरन चौंक गई। मुझे लगता है कि उसके और औरतों से भी रिश्ते हैं। कई बार मैंने उसे चोरी चोरी फोन पर किसी से बात करते सुना है। मुझे यकीन है कि वो जरूर बाहर और औरतों से भी मिलता होगा। अमन के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। फिर तो बात बन गई। हमें बस उस पर नजर रखनी है ताकि कोई सबूत मिल जाए कि वो तुमसे बेवफाई कर रहा है। फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तलाक खुद ब खुद आसान हो जाएगा। उसके पिता ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, हाँ, यह ठीक रहेगा। पहले हम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं, फिर मैं उन सबूतों को तुम्हारे अखिलेश अंकल के सामने रखकर अमन के लिए माफी की गुजारिश करूंगा। सिमरन के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। उसका पिता अब उसके साथ था। उसकी हिम्मत बनकर उसे महसूस हुआ कि उसकी रगों में फिर से नई जान दौड़ गई हो। वो एक नए जोश और हौसले के साथ अपने ससुराल लौटी। अखिलेश जी की तबीयत अब बेहतर थी और वे धीरे धीरे फिर से जमीन के कामों में ध्यान देने लगे थे। सिमरन ने बहुत सावधानी से सुरेश पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो ध्यान देती कि उसे किस वक्त फोन आता है, कौन कॉल करता है या वो कब घर से बाहर जाता है। एक दिन उसने छिपकर उसकी बातचीत सुनी। सुरेश किसी से फोन पर कह रहा था, मैं अब तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता। मेरे पिताजी अब ठीक हो गए हैं और जमीन के सारे कामों में फिर से दिलचस्पी लेने लगे हैं। अब उनके सामने कोई घपला करना बहुत मुश्किल है। वैसे भी अब तक तुम्हें बहुत पैसे दे चुका हूँ, समझा करो ना। जैसे ही पैसे होंगे दे दूंगा। जैसे ही उसने फोन रखा, सिमरन जल्दी से अलमारी की ओट में छिप गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिर ये किससे बात कर रहा था और पैसे किस बात के दे रहा था? जब सुरेश घर से बाहर निकला तो सिमरन ने तुरंत अमन को मैसेज भेजा कि वह उसका पीछा करे, शायद इससे कुछ सबूत मिल जाए। लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बावजूद उन्हें कुछ खास हाथ नहीं लगा। हर बार सुरेश अपने दोस्तों के साथ ही नजर आता। किसी लड़की से उसका कोई सीधा रिश्ता अब तक सामने नहीं आया था। इतना जरूर सिमरन समझ चुकी थी कि आरजी नाम से जो भी व्यक्ति बार बार उसे फोन करता है वो सुरेश से पैसे मांगता है। लेकिन क्यों, यह अब तक एक राज बना हुआ था। एक दिन सुरेश घर पर नहीं था। मौका पाकर सिमरन अपने मायके पहुंच गई। उसने पहले ही अमन को वहां बुला लिया था। सब लोग मिलकर यही चर्चा कर रहे थे कि आखिर कैसे सिमरन को सुरेश के शिकंजे से आजाद कराया जाए। बातों के दौरान अमन का मोबाइल सेंटर टेबल पर रखा था।
अचानक उसकी घंटी बजी। सिमरन चौंक गई। इससे पहले कि अमन कॉल उठाता उसने फोन उठा लिया। स्क्रीन पर एक तस्वीर थी। सिमरन ने फोन की ओर देखकर सख्त लहजे में पूछा, ये डीपी वाला शख्स कौन है? अमन ने उसे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, वो मेरा दोस्त है राजा। क्यों, क्या हुआ सिमरन? तुम कुछ ज्यादा ही सोच में खोई लग रही हो। क्या बात है? सिमरन की आंखों में एक बेचैनी तैर गई थी, जैसे उसे इस कहानी में कुछ ऐसा दिख रहा हो जो बाकी सबकी निगाहों से अब तक ओझल था। तो वह होश में आई। यह डीपी उसी शख्स की थी जिसका नाम आरजे है और वही नाम सुरेश के मोबाइल में भी सेव था। सिमरन ने जैसे ही यह बात सबके सामने रखी तो बाबा और अमन दोनों कुछ पल के लिए सन्न रह गए। अमन उलझे हुए लहजे में बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा सिमरन। सिमरन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समझ तो मुझे खुद नहीं आ रहा कि यह कैसा अजीब इत्तेफाक है। यह राजा तुम्हारा दोस्त है, लेकिन लगता है कि यही राजा सुरेश का भी खास दोस्त है, क्योंकि सुरेश के फोन में आधे से ज्यादा कॉल्स इसी नंबर से आती हैं और वो इसे पैसे भी भेजता है। अमन ने स्क्रीन पर राजा की डीपी को गौर से देखा और बोला, नहीं सिमरन, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही होगी। राजा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो सुरेश का दोस्त नहीं हो सकता। सिमरन झुलझुलाकर बोली, मैंने बहुत ध्यान से उस आरजे नाम वाले कांटेक्ट की डीपी देखी थी। वही डीपी सुरेश के मोबाइल में भी लगी हुई थी। यह वही शख्स है जिससे वो रोज बातें करता है और पैसे भेजता है। बाबा सोच में पड़ गए और धीमे स्वर में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि अमन का दोस्त सुरेश से जुड़ा हुआ हो? जरूर कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि सच्चाई क्या है? अमन ने कुछ सोचकर सिमरन की ओर देखा और बोला, एक तरीका है इस सब का पता लगाने का, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत होशियारी और हिम्मत दिखानी पड़ेगी। सिमरन सिर हिलाते हुए बोली, मैं तैयार हूँ। वो वापस अपने ससुराल चली गई। हैरत की बात तो ये थी कि अब सुरेश को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे जैसे उसकी मौजूदगी की परवाह ही नहीं थी। इन दिनों वो खुद अपनी परेशानियों में डूबा रहता था। उस शाम सिमरन जब कमरे में आई तो देखा सुरेश कुछ बेचैन सा बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सिमरन ने अपने मन के मंसूबे के मुताबिक नरम लहजे में कहा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है? सुरेश ने हैरानी से उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ तंजिया लहजे में बोला, वाह, आज तो सूरज पश्चिम से उग आया है। सिमरन जी मेरी परेशानी पूछ रही हैं, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। सिमरन उसके पास आकर बैठ गई और बोली, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में फिक्र हो रही है। सुरेश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम मुझे पागल मत समझो सिमरन, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में मेरे लिए क्या ख्याल है। वो बात अधूरी छोड़कर खिड़की की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी डर या राज को छिपा रहा हो। सिमरन के मन में शक और भी गहरा गया था। सुरेश ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ सिमरन, और अब तुम्हारा यह नरम लहजा जरूर किसी साजिश का नतीजा है। बताओ क्या काम है तुमको मुझसे? सिमरन ने थोड़ा संभलकर आवाज को और भी मुलायम बनाते हुए कहा, हाँ, मुझे तुमसे सच में एक काम था। तुमने तो मुझे मोबाइल रखने की इजाजत नहीं दी, लेकिन मुझे बाबा को फोन करना है। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। प्लीज अपने मोबाइल से उनका नंबर डायल कर दो, बहुत मेहरबानी होगी। पहले तो सुरेश ने इनकार कर दिया, फिर कुछ पल सोचकर बोला, ठीक है, और उसने उसके बाबा का नंबर मिलाकर फोन सिमरन के हाथ में दे दिया। सिमरन बात करने का बहाना करते हुए कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। सुरेश कुछ कदम दूर जाकर खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। अब उसे बस नौकरानी के आने का इंतजार था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। करीब 1 मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी अंदर आई और सुरेश से बोली, साहब आपके पिताजी बुला रहे हैं। सिमरन के होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने पहले ही अखिलेश जी को जमीन के मामले में सुरेश की गड़बड़ियों की जानकारी दे दी थी। अब उसे पूरा यकीन था कि अखिलेश जी सुरेश की क्लास लेने वाले हैं और कम से कम आधे घंटे तक वो कमरे में नहीं लौटेगा। बस यही वक्त था सिमरन के पास सबूत ढूंढने का। जैसे ही सुरेश कमरे से निकला, सिमरन ने फौरन उसका मोबाइल खंगालना शुरू कर दिया, लेकिन मायूसी हुई। वहां कुछ खास नहीं था, ना कोई फोटो, ना रिकॉर्डिंग, ना कोई चैट।
जो कुछ साबित कर सके। बस व्हाट्सएप टू नाम का एक अजीब सा ऐप था। उसने ध्यान से हर चैट, हर मैसेज खंगाला, पर कुछ हाथ नहीं लगा। फिर उसने अपने बैग से अपना मोबाइल निकाला और अमन को कॉल लगाई। पूरी स्थिति बताते हुए बोली, कुछ भी नहीं मिला यार, बस एक अजीब सा ऐप है फोन में। अमन ने झट से कहा, एक काम करो सिमरन, उस ऐप को खोलो और देखो कि उसमें क्या है, हो सकता है वहीं कुछ छिपा हो। सिमरन ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने व्हाट्सएप टू खोला, उसकी आंखें फैल गईं। वहाँ राजा यानी आरजे के नाम से आए हुए कई मैसेज थे और उनमें से एक नए मैसेज का जवाब सुरेश ने दिया था। मैसेज में लिखा था, अब मैं तुम्हें और पैसे नहीं दे सकता, जो करना है कर लो। कुछ ही पल बाद राजा की तरफ से नया मैसेज आया, जिसने सिमरन के पैरों तले जमीन खींच ली। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा, सबको बता दूंगा कि तुम ही थे जिन्होंने मेरे जरिए अपने सगे भाई राहुल का कत्ल करवाया और इल्जाम अमन पर लगवाया। तुम वो इंसान हो जो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। ये मैसेज पढ़ते ही सिमरन के होश उड़ गए। उसके हाथ कांपने लगे, चेहरा पीला पड़ गया। वो मोबाइल पकड़े वहीं कुर्सी पर बैठ गई, जैसे उसका शरीर सन्न हो गया हो। उसी वक्त दरवाजा खुला और सुरेश कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजर सीधे सिमरन के हाथ में पकड़े दो मोबाइल पर पड़ी। उसके हाथों में मोबाइल देखकर सुरेश चौंक उठा। तुमने तो कहा था तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, यानी तुम अभी तक अपने आशिक से संपर्क में हो। सिमरन उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं तो अपने आशिक से संपर्क में हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम किस आरजे नामी बंदे से बातों में लगे रहते हो? सुरेश का चेहरा उतर गया। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? सिमरन ने ठंडे लहजे में कहा। हाँ, मैं कर रही हूँ और अब मुझे सब पता चल गया है। ये जो आरजे नाम का आदमी है, मैं जानती हूँ कि ये राजा है और वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। और मैं ये भी जान चुकी हूँ कि इसी के जरिए तुमने राहुल की जान ली। ये सुनकर सुरेश के सिर पर जैसे कमरे की छत गिर पड़ी हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सिमरन उसके इतने बड़े राज तक पहुंच जाएगी। तुम कितने घटिया इंसान हो, अपने ही भाई को मार डाला और फिर अमन को फंसाकर मुझसे शादी कर ली। मैं तुम्हारी असलियत सबको बताऊंगी। मैं अमन से प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, इसीलिए उससे मिलने गई थी, तो तुमने मुझे चरित्रहीन कह दिया। और तुम जो एक लड़की की जिंदगी तबाह कर उसे जबरदस्ती मजबूर कर उसके साथ शादी कर बैठे हो, उसके साथ बदसलूकी करते हो और अपने ही भाई की जान के दुश्मन भी बने हो, और इन सब के बाद भी बहुत बड़े चरित्रवान बनकर घूमते हो। असल में तुम्हारे जैसे लोग ही चरित्रहीन होते हैं। सुरेश गुस्से से बौखला गया। सुरेश ने उसी पल तय कर लिया कि अब उसे क्या करना है। वह अचानक आगे बढ़ा और सिमरन को पकड़ लिया और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगा। अगर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम सबको बता दोगी। सिमरन ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका बार और मजबूत होता जा रहा था। तभी दरवाजा खुला और अंदर पुलिस के साथ अमन दाखिल हुआ। पुलिस और अमन को देखकर सुरेश घबरा गया। इतनी जल्दी पुलिस आने की उसे उम्मीद नहीं थी। सिमरन फौरन अमन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैंने सब कुछ पढ़ते ही सारी डिटेल अमन को भेज दी थी, सिमरन ने कहा, और उसे कहा था कि पुलिस लेकर यहाँ आ जाए, क्योंकि तुम जैसे इंसान से किसी भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। सुरेश ने खुद को छुड़ाने और पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब अखिलेश जी और सुमन जी को सच्चाई पता चली कि इस सब के पीछे सुरेश ही था और अमन का कोई कसूर नहीं था, तो वे बेहद शर्मिंदा और दुखी हुए कि कैसे एक भाई ने लालच में दूसरे भाई की जान ले ली। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि सुरेश ने ये सब जागीर और जमीन के लालच में किया था। उसका पिता राहुल को सारा कारोबार और संपत्ति देने वाला था, जो उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने अपने भाई को रास्ते से हटा दिया ताकि वह अकेला वारिस बन जाए और इल्जाम अमन पर लगे। सिमरन की हिम्मत और समझदारी ने सुरेश को उसके असली अंजाम तक पहुंचा दिया। अब अगर वह सुरेश से तलाक भी ले लेती तो गांव समाज में किसी को कोई ऐतराज नहीं था। राहुल की जान लेने के जुर्म में सुरेश को 10 साल की सजा हो गई। सिमरन ने सुरेश से तलाक ले लिया और पंचायत ने गांव के दरवाजे हमेशा के लिए सुरेश के लिए बंद कर दिए।
कुछ महीनों बाद सिमरन एक बार फिर से दुल्हन बनी और इस बार बारात अमन लेकर गया। सबके सामने उसने सिमरन को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। मोहब्बत की सख्त परीक्षाएं और दर्द भरे दिन अब खत्म हो चुके थे। अब उनके सामने थी एक नई सुकून भरी और प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत। वक्त चाहे जैसा भी रहा हो, पर सिमरन और अमन की मोहब्बत नहीं बदली। अमन आज सिमरन से पहले से और ज्यादा मोहब्बत करने लगा है, क्योंकि सिमरन ने अपनी मोहब्बत निभाने के लिए अमन की वजह से अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर ली थी। और इसे ही सच्ची मोहब्बत कहते हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की ताकत बनना और हर हाल में मोहब्बत निभाना। अमन और सिमरन का प्यार मुश्किलों के बावजूद भी कभी नहीं बदला और अब वो हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। दोस्तों, जबरदस्ती किसी से मोहब्बत नहीं पाई जा सकती। प्यार पाने के लिए दिल जीतना पड़ता है। ताकत और जिद से प्यार हासिल नहीं होता। और माँ बाप को भी अपने बच्चों को बुरे वक्त में सपोर्ट करना चाहिए। माँ बाप के साथ से बच्चों को मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। समाज को खुश करने के लिए अपने बच्चों का जीवन बर्बाद ना करें। और हर्ष फायरिंग की वजह से कई हादसे सुनने को मिले हैं, इसलिए इस तरीके की हर्ष फायरिंग ना करें जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सामाजिक संदेश देना है। कहानी में दिखाए गए किसी भी पात्र, समुदाय, संस्था या व्यक्ति से कोई समानता मात्र संयोग है। इस वीडियो का किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का या किसी प्रकार की हिंसा, भेदभाव या नफरत को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं है। दर्शकों से निवेदन है कि इसे एक रचनात्मक कल्पना के रूप में देखें। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।